नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की खास पेशकश बड़ी खबर में आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार चुनाव से तमाम जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे साथ उन पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी। रवि जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं SN द्विवेदी जी। SN द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी, धन्यवाद जी। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि धीरे धीरे चुनाव प्रचार गर्मी पकड़ेगा। हम लोग जब शुरुआत हुई थी तो बहुत आकलन लगा रहे थे कि डिजिटल चुनाव प्रचार होगा, शारीरिक चुनाव प्रचार यानी जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल चुनाव प्रचार नहीं होगा, लेकिन अब वो संभावनाएं भी दूर होती दिखाई दे रही हैं। कुछ एक बंधनों के साथ सार्वजनिक रैलियों की अनुमति दी गई है। हालांकि देखा यह गया है कि सरकार ने जितने बंधन मुक्त कर बाजार खोले या समाज में और जगह खोली, उसका एक जो रहता है कि वो बंधन दूर रह गए, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से वो सारी चीजें करी। तो चुनाव में भी पूरी उम्मीद है कि अब चुनाव अपने पुराने रंग में रखता नजर आएगा। एक बड़ा दिलचस्प बात यह हुई है कि कांग्रेस ने अपने 3 प्रमुख नेताओं को चुनाव की सभी समितियों से दूर कर दिया है। उनके सांसद अखिलेश मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और सदानंद सिंह पर यह आरोप लगा है कि टिकट वितरण में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, जिसके चलते उन्हें चुनाव की सारी गतिविधियों से दूर कर दिया गया है। रवि जी, इसको आप कैसा देखते हैं? बिहार के चुनाव में पहली बार शायद किसी राजनीतिक दल ने अपने 3 प्रमुख नेताओं को चुनाव प्रचार से बिल्कुल अलग कर दिया है। हर समिति से 6 समितियां हैं, 6 से उनको बाहर कर दिया गया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने ये बहुत अच्छा फैसला किया है मुझे लगता है, लेकिन एक बड़ी दुविधा और असमंजस की स्थिति बिहार में कांग्रेस के बीच देखी जा रही है। आरजेडी की जूनियर पार्टनर कांग्रेस है और उसके कोटे में 70 सीटें रखी गई हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस के बड़े नेताओं को छोड़कर बाकी लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो 70 सीटें जो आरजेडी ने कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जबकि पहले चरण का चुनाव प्रचार डिजिटल शुरू हो गया है और 15 अक्टूबर के बाद हम देखेंगे कि अनलॉक 5 की प्रक्रिया के तहत कुछ जमीनी स्तर पर भी चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। ऐसे में बहुत हैरत और दिलचस्प बात यह हैरत की बात यह है कि कांग्रेस को कौन सी 70 सीटें आरजेडी ने अलॉट की हैं वो अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। एक चीज, अभी तक 49 यानी करीब करीब 50 सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। तो कांग्रेस जाहिर है कि बहुत गोपनीयता बरत रही है। इसकी क्या वजह है, ये मेरी समझ से तो बाहर है। इतनी गोपनीयता बरते जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है? और हो सकता है कांग्रेस जो वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं उनको ये लग रहा हो कि उनके जो नेता हैं वे कहीं ना कहीं भीतर घात, एक राजस्थान में शब्द होता है भीतर घात, तो कहीं वो भीतर घात तो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से चुनाव समितियों से कुछ नेताओं को दूर कर दिया गया है। लेकिन चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, जब तक आप स्पष्ट तौर पर सीट घोषणा नहीं करेंगे, वोटर तक ये जानकारी नहीं जाएगी कि आप कौन सी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर चुनाव प्रचार कैसे होगा, सीट जीतेंगे कैसे आप, ये थोड़ा समझ से परे है। और एक जानकारी ये भी आ रही है कि अब अनलॉक 5 में चूंकि जो मैदान है उनमें भी चुनाव प्रचार कोविड-19 की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर किया जाएगा और उसे देखते हुए जो स्टार प्रचारकों की सूचियां बीजेपी, जेडीयू करीब करीब हर पार्टी ने जारी कर दी हैं। तो ये दिलचस्प बात है कि प्रियंका वाड्रा, जो अभी तक उत्तर प्रदेश में ही ज्यादातर का मुझे लगता है 100% उनका ध्यान उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पूर्वांचल में केंद्रित, वो इस बार बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जाने वाली हैं। साथ ही साथ राहुल गांधी के भी कई कार्यक्रम वहां फिक्स किए गए हैं। लेकिन ये थोड़ा हैरत की बात है और चौंकने की बात है कि वो सीटें कौन सी हैं जहां कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं। अभी तक करीबन 50 सीट का जो है वो स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो कहां से कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। जी, एक अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है कांग्रेस के अंदर, वो दिखाई दे रही है न केवल
चुनाव प्रचार में, चुनाव की तैयारियों में, बल्कि अब उनके उम्मीदवार भी बड़े अनिश्चय में है कि कौन सी सीट पर कौन दावेदारी प्रस्तुत करे, क्योंकि दावेदारी है ही नहीं। द्विवेदी जी, इस बार के चुनावों में हम बात कर रहे थे युवा नेतृत्व की। एक तरीके का देखा जाए तो दूसरी पीढ़ी राजनीतिक परिवारों की सामने आ रही थी। तेजस्वी इस बार खुलेआम, मतलब खुल्लम खुल्ला जो चुनाव लड़ रहे हैं वो मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं, यानी कि लालू यादव जी की जो परंपरा थी, जो उनकी गद्दी थी, उसको संभालने की सीधी बात तेजस्वी कर रहे हैं। ऐसे ही चिराग पासवान ने, रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, लेकिन उससे पहले ही लोजपा के अध्यक्ष वो बना दिए गए थे, और अपने जीवन में ही पासवान जी ने कहा था कि भाई चिराग जो निर्णय करेंगे, चाहे वो गठबंधन को लेकर हो, चुनाव की तमाम रणनीतियों को बनाकर हो, वो उसके लिए वो अधिकृत हैं। वो उन्होंने अपने जीवन में ही वो दे दिया था। लेकिन एक दिलचस्प बात द्विवेदी जी देखने में आ रही है कि परिवारों से न केवल लड़के बल्कि उनके घर की महिलाएं, बेटी और बहुएं तक अब चुनाव लड़ने के लिए परिवार प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एक नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो ये आपकी बात सही है। और बिहार और उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने राजनीति में बड़े बड़े बदलाव दिए हैं और बड़े बड़े बदलाव का संकेत भी दिया है। और इस बार का जो बिहार चुनाव है उसमें खास तौर से बहुत ये देखना महत्वपूर्ण है कि ये भाई, इसके पहले क्या होता था कि जो नेता होते थे उनके बेटे या फिर उनकी पत्नी उनकी विरासत को आगे बढ़ाते थे। लेकिन इस बार बिहार ने नया ट्रेंड दिया है। उस नेता ने, मतलब उन नेताओं ने अपने घर की बहुओं को और बेटियों को खास तौर से आगे बढ़ाया है राजनीति के अंदर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जी। आप खुद मिलाइए, श्रेयसी सिंह है, वहाँ दिग्विजय सिंह की बेटी है श्रेयसी सिंह। इस बार वो मैदान में उतरी है बीजेपी की सीट से। दूसरा नाम, एक महत्वपूर्ण नाम है, जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्या प्रकाश। इस बार आरजेडी के टिकट पर है, तारापुर विधानसभा क्षेत्र से है वो लड़ रही हैं। इसके अलावा कमला मिश्र मधुकर, एक सांसद है, वहां से रहे, सीपीआई के दिग्गज नेता हैं, सांसद भी रहे हैं। उनकी बेटी है, वो आ रही है वहां से अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। शालिनी मिश्रा उनका नाम है, जिनको की पूर्वी चंपारण की केसरिया विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा जो दिग्गज नेता है सोनेलाल हेम्ब्रम की जो बहू है डॉक्टर निकी हेम्ब्रम, ये इसके पहले भी चुनाव लड़ी थी, हालांकि हार गई थी, लेकिन फिर से वो बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर से मैदान में है। इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री हैं कपिल देव कामत की बहू, उन्होंने अपनी बहू को मैदान में उतारा है, मीरा कामत पोस्ट ग्रेजुएट है, जिला पंचायत की सदस्य भी रही हैं, इसलिए इनको इस बार चुनाव में उतारा गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने उतारा है स्वर्गीय आदित्य नारायण सिंह, वहां पूर्व मंत्री रहे कांग्रेस के, उन्होंने उनकी बहू इस बार मैदान में, नीतू सिंह को टिकट पर दिया, हिसुआ विधानसभा सीट से टिकट दिया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक नाम हम लोग बहुत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी। उनके पिताजी भी जेडीयू के नेता रहे हैं, वो भी इस बार बिहार में बहुत कुछ बदलने के लिए मैदान में उतरी है। तो ये बड़ा अच्छा सुखद बदलाव है कि जो विरासत आज के पहले तक बेटे और पत्नियों के बीच में रहती थी, जैसे तेज प्रताप के पास आ गई थी विरासत, अभी राबड़ी देवी जी के पास चली गई थी विरासत, अब उसका ट्रेंड बदला है, बेटियां और बहुएं भी आगे आ रही हैं। ये एक बड़ा सुखद बदलाव है पूरे देश में। मेरे ख्याल से इसके बाद ये देखने को मिलेगा और लोकसभा के अंदर भी दावेदारी मजबूत होगी। जो महिला विधेयक जो बहुत दिनों से अटका, महिला आरक्षण विधेयक जो अटका हुआ है अभी तक बहुत दिनों से, शायद उसको भी कुछ बल मिले, कुछ सीख मिले बिहार की ये बदलाव देखकर। जी बिल्कुल द्विवेदी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवारवाद फिर भी हावी है। एक अच्छी बात रवि जी इसमें यह भी है कि जो महिलाएं या बेटियां और बहुएं जो आ रही हैं वो पढ़ी लिखी हैं, तो इस बार उम्मीद की जा सकती है। हालांकि पिछले कुछ चुनावों में देखा गया है कि राजद के टिकट पर पिछले कुछ वर्षों में जो सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, उसके बाद भाजपा का नंबर आता है। हालांकि जदयू की संख्या ज्यादा है, लेकिन जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं दागी, उसमें भाजपा का नंबर आता है, कांग्रेस उसके बाद है। तो कहीं ना कहीं एक ये सुखद भी है कि कुछ अच्छे चेहरे, पुष्पम प्रिया चौधरी ने जो एक मुहिम चलाई थी, कम से कम उसका एक सार्थक कुछ दिखता है कि
कुछ पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे युवा चुनाव मैदान में हैं। शायद जनता उनको सकारात्मक रूप से देखेगी और अगर उनको विजयी बनाकर विधानसभा में भेजती है तो विधानसभा की तस्वीर कुछ बदलेगी। जी अतुल जी, बिल्कुल सही बात है। आमतौर पर जो अराजकता का माहौल, अराजक माहौल आजकल सदनों में दिखाई देता है, जो वैचारिक जहाँ द्वंद्व दिखाई देना चाहिए, वैचारिक जंग एक तरह से होनी चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहस होनी चाहिए जनता जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर, उसके बजाय हम संसद में भी हमने पिछले सत्र में देखा कि किस तरह से कृषि बिलों को लेकर जो विपक्षी दल हैं उन्होंने कैसी कैसी हरकतें राज्यसभा में की, जिसकी वजह से कुछ विपक्षी जो सांसद थे उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित भी किया गया। इसी तरह से हम राज्यों के जो सदन हैं, विधायी सदन हैं, उनमें भी बहुत अराजक माहौल देखते हैं। और सही बात है, अगर पढ़े लिखे युवा, खासतौर पर महिलाएं अगर सदनों में ज्यादा संख्या में दिखाई देंगी तो हो सकता है कि थोड़ी सी गरिमा, थोड़ी मर्यादा वहाँ दिखाई दे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक पुष्पम प्रिया चौधरी का प्रश्न है, तो इस बार उनकी पार्टी प्लूरल्स की दावेदारी बहुत पुख्ता बिहार विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आती। पार्टी ने बहुत पहले, प्लूरल्स ने अपनी चुनावी मुहिम शुरू की थी और बहुत बम्पर लेवल पर बिहार के जो अखबार थे उनमें फुल पेज पुष्पम प्रिया चौधरी का विज्ञापन ये दावा करते हुए दिया गया था कि ये मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, बिहार की भावी मुख्यमंत्री होंगी। लेकिन पार्टी से कहीं मुझे लगता है कि तकनीकी चूक इस बार हुई है, और उस चूक की वजह से प्लूरल्स को कोई सिंबल कम से कम पहले चरण के मतदान तक तो मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि बिहार की सियासत में सोच को आगे रखने की बात, जाति पाति की सियासत को दूर करने की बात जिस तरह से वे कर रही हैं, वो संदेश कहीं ना कहीं युवाओं को जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि बिहार के जो ये 2020 विधानसभा चुनाव हैं, इनमें 35 लाख ऐसे वोटर हैं जो युवा हैं, बिल्कुल नौजवान हैं, 18 वर्ष जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। तो 35 लाख एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये 35 लाख युवा जाति पाति धर्म संप्रदाय की राजनीति से ऊपर उठकर अगर विकास के मुद्दों पर राजनीति का माहौल बनाएंगे, एक नई सोच बिहार में डेवलप करेंगे, तो बिहार की जो सियासत है उसमें शुचिता भी होगी। अभी तक तो हम देखते हैं कि 70 साल बाद, आजादी के 7 दशक बाद भी अगर भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दे अहम मुद्दे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो नौजवान सियासत में जुड़ रहे हैं, ये बिहार की सियासत को नई दिशा देंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। और वहीं एक और चीज देखने में आ रही है, रामविलास पासवान जी के निधन के बाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान को इस बात की उम्मीद है कि पासवान जी के निधन पर जिस प्रकार से बिहार की जनता ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, तो उसको उनको अपनी पार्टी के चुनावी जो समीकरण है वो अच्छे लगने लगे हैं। अभी तक वो ये कहते आ रहे थे कि वो जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के खिलाफ चुनाव वो अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। लेकिन अब ये चीज भी कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। भागलपुर में उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार के सामने अपना प्रत्याशी उतारा है और रोसड़ा विधानसभा में भी यही स्थिति है। यानी कि अब भाजपा और लोजपा भी आमने सामने लड़े रही है चुनाव। हालांकि इससे पहले भाजपा ने स्पष्ट किया था कि उनका विधानसभा में कोई रिश्ता लोजपा से नहीं है, उनका संबंध जदयू से। एनडीए का घटक दल जदयू और उसके सहयोगी और भाजपा और उसके सहयोगी हैं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर कहीं चिराग प्रधानमंत्री का चेहरा या कुछ किसी चीज को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वो चुनाव आयोग के खिलाफ में उनके खिलाफ शिकायत करेंगे। लेकिन रवि जी, ये समीकरण बदलता तो कहीं ना कहीं अजीब सा लग रहा है, या ऐसी कोई उम्मीद थी? जी बिल्कुल, ऐसी उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से 143 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रही थी, और हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, कुल 243 सीटें वहां हैं।
तो इस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी के खाते में जो 11 सीटें उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी के लिए दे दी हैं अपने कोटे से 121 में से, तो 143 पर अगर लोक जनशक्ति पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी तो जनता दल यूनाइटेड 143 पर तो चुनाव लड़ नहीं रहा है। तो जाहिर है कि ये पहले से ही लग रहा था कि बीजेपी की कुछ सीट्स पर भी जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी को ये लग रहा होगा कि उनके उम्मीदवार बहुत कम अंतर से चुनाव हारे हैं या उनका जनाधार पिछले 5 साल में बढ़ा है, तो वहां पर ये उम्मीद बिल्कुल जताई जा रही थी शुरू से कि ये भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, दो तरह के विचार लोक जनशक्ति पार्टी का जो रवैया है उसको लेकर सामने आ रहे हैं। एक तो ये है कि लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी की बी टीम की तरह चुनाव में इस समय नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के बहुत से ऐसे नेता जिनको जनता दल यूनाइटेड की सीट की वजह से स्थानीय स्तर पर टिकट नहीं मिल पा रहा था, तो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन थाम लिया और वहां से वो टिकट लेकर के जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार के सामने खड़े हो रहे हैं। और एक जो इस विचार का धुर विरोधी विचार है, वो लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल बहुत मतभेद कम से कम बिहार की सियासत में लोक जनशक्ति पार्टी के हो गए हैं। तो ये दोनों विचार सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी 10 नवंबर के बाद जब नतीजे सामने आ जाएंगे, तो कोई एक पार्टी तो सरकार बनाएगी नहीं। हम जानते हैं जिस तरह से सीटों का बंटवारा सत्तारूढ़ गठबंधन में हुआ है और उधर आरजेडी में हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि लोक जनशक्ति पार्टी, जैसा आपने कहा कि रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो सेंटिमेंट बिहार में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि उसका कुछ सहानुभूतिक जो एक मुनाफा है वो लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में जाए, कुछ सीटें उनकी इस सहानुभूति लहर की वजह से निकल जाएं। चुनाव के बाद वे एनडीए का रुख करते हैं, क्या समीकरण होगा ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल द्विवेदी जी, आपको क्या लगता है क्या समीकरण रहेंगे? क्योंकि एक तरफ ना केवल उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, उससे पहले भाजपा के कुछ नेताओं को उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन कराकर उनको टिकट भी दिलाया है। तो एक समय में जो रणनीति दिखाई दे रही थी, हम लोग आकलन लगा रहे थे कि नीतीश पर दबाव डालने के लिए भाजपा चिराग पासवान को शह दे रही है, लेकिन अब धीरे धीरे लगता यह है कि जो चिराग पासवान की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो बढ़ गई हैं और हो सकता है कि चिराग पासवान बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री तो हो ही। बिल्कुल अतुल जी, जो आपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात कही, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि चिराग पासवान उस पिता के पुत्र हैं जिसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हमेशा पार्टी से बड़ी रही। पार्टी कोई हो, वो सरकार में रहे, और इससे जाहिर हो जाता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो उनके पिताजी थे रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके लिए कितनी ज्यादा मायने रखती थी। तो चिराग पासवान भी उससे अलग नहीं है। अब चिराग पासवान को हालांकि आज की तारीख में लग जरूर रहा है कि उन्हें इसका कुछ फायदा मिल सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। जहां तक अभी जो मैं धरातल पे देख रहा हूं, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ 2-4 सीटों में फर्क पड़ सकता है, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन जो समीकरण की आप बात कर रहे हैं, वो राजनीतिक समीकरण, हालांकि अभी इट इज टू अर्ली टू से एज ऑन डेट, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण बनेंगे चुनाव के बाद, वो शायद बड़ों को चौंका दे। मैं इतना जरूर हिंट करना चाहूंगा, राजनीतिक समीकरण चौंका सकते हैं आने वाले वक्त में बहुत बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि महत्वाकांक्षा दोनों की है। बीजेपी की महत्वाकांक्षा भी है कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री बने, चाहे जैसे बने, बाय हुक एंड क्रुक, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। शायद यही कारण था कि उसने एक तरह से देखा जाए तो नीतीश को पीछे करके नीचा दिखाने के लिए नीतीश को उसने चिराग पासवान को आगे बढ़ाया, उसको अपनी बी टीम की तरह मैदान में उतारा। तो महत्वाकांक्षाओं का खेल है। इस बार की जो राजनीति है बिहार की, वो गठबंधन का कम है, महत्वाकांक्षाओं का ज्यादा बड़ा खेल है। और ऐसे में चिराग पासवान को उम्मीद जरूर है कि शायद उनके पिता के निधन का उनको एक सिंपैथी वोट जरूर मिलेगा। तो बड़ा जो समीकरण बनेगा, थोड़े दिन और रुकिए, थोड़ा सा सीट को और क्लियर होने दीजिए,
उसमें हम सबको कहने में आसानी रही और हम सब बड़े विश्वास के साथ कह भी पाएंगे शायद कि ऐसा हो सकता है। जी बिल्कुल। रवि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक प्रश्न जो अनुत्तरित है इस पूरे चर्चा में, वो ये है कि क्या चिराग पासवान केंद्र की राजनीति को बाय बाय बोलेंगे? जो जो जगह उनके पिता के निधन के बाद खाली हुई है एलजेपी कोटे की, उससे कौन भरेगा? अगर चिराग पासवान बिहार की राजनीति में सक्रिय होंगे, अगर वे उप मुख्यमंत्री चाहे तो इधर चाहे तो उधर ऐसी स्थिति में अगर आते हैं, तो क्या वे उप मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे या फिर केंद्र की सियासत में वे अपने कोटे का मंत्रालय जो है वो संभालेंगे? ये देखना भी दिलचस्प होगा। जी द्विवेदी जी। मैं रवि जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, देखिए चिराग पासवान को रामविलास जी हमेशा बिहार की राजनीति में लाना चाहते थे। इसीलिए जो चिराग पासवान ने इस बार जो नारा दिया था बिहारी फर्स्ट का, वो इसीलिए दिया है कि उसकी खुद भी इच्छा है कि बिहार में आके राजनीति करे, अभी नहीं तो आज से 2025 का जो चुनाव होगा उसके लिए मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करे। वो उसकी एक प्री प्लान तैयारी है ये चिराग पासवान की। और रही जो केंद्र सरकार की सीट की बात है, तो पासवान जी के परिवार के कई सारे लोग सांसद हैं और इसमें भी उनके साथ चचेरे भाई और दूसरे भाई लोग भी सांसद हैं। उनको भी लोग आगे बढ़ा, उनको पासवान जी भी आगे बढ़ाते थे और चिराग भी उनके ऊपर काफी भरोसा करते हैं। तो हो सकता है केंद्र की राजनीति उन चाचाओं के भरोसे चिराग करे और बिहार के ऊपर अपना पूरा ध्यान दे। अगर चिराग को मौका मिलता है डिप्टी सीएम बनने का, जिसके लिए पूरी जोड़ तोड़ पूरी कोशिश करेगा, अगर उसको ऐसा मौका मिल जाता है तो कतई वो बिहार को छोड़ना नहीं चाहेगा और केंद्र की राजनीति अपने चाचाओं के कंधों के ऊपर जरूर करेगा। जी बिल्कुल। तो आगे क्या होगा, जैसे रवि जी ने, चिराग पासवान चूंकि फिल्मों का कीड़ा उनके अंदर था तो बॉलीवुड में वो नहीं चले, बिहार में रहे तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी काफी तरक्की कर रही है। हो सकता है कि वो वहां भी अपना कुछ भविष्य देख रहे हों, सोच रहे हों। तो एक ये भी एक विषय हो सकता है, लेकिन खैर फिलहाल वो बिहार में नहीं, लेकिन अतुल जी, फिल्मों में राजनीति हो सकती है, राजनीति में फिल्में नहीं चलती। जी बिल्कुल, लेकिन फिल्म वाले राजनीति में भी चलते हैं, चाहे कुछ ही समय के लिए चलते जरूर हैं। खैर, बिहार अपडेट में बड़ी खबर में चर्चा बस आज इतनी ही। आप भी अगर अपनी कोई बात हमसे कहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें biharupdate@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से हम हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बिहार अपडेट का, उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही माई कैंडिडेट माई चॉइस biharupdate.com पर जाकर आप उसमें अपनी पसंद के उम्मीदवार का नाम भी दर्ज करा सकते हैं। तो 10 तारीख के बाद क्या होगा इस पर अभी कहना जल्दी है, लेकिन हम हर उस बात पर नजर बनाए रखेंगे जो उन संभावनाओं को अभिव्यक्त करेगी जो 10 तारीख के बाद हो सकती हैं। उनसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए बिहार अपडेट।